Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about sources of finance. Today we will discuss retained profits. Retained profits का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेस फर्म अपने ही प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेती है। रिटेन का मतलब कि भाई बिजनेसमैन जो है ये सोचता है कि शेयर होल्डर्स जो मेन आपके जो ओनर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय प्रॉफिट को होल्ड करके वापस उसको बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया जाए, कि हमारे प्रॉफिट्स को हम वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, तो उसे कहा जाता है रिटेन प्रॉफिट्स, या फिर आप कह लीजिए प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स को प्लफ बैक करना वापस बिजनेस में, उन्हें डिविडेंड के रूप में बांटने की बजाय बिजनेस में प्लफ बैक कर दो। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, इस सोर्स को भी यूज़ करने के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे ही, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, किसी और का पैसा यूज़ नहीं करना, अपने ही बिजनेस का पैसा अपने ही बिजनेस में लगा दो। तो इसके सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि ये चीप सोर्स है। चीप सोर्स का मतलब क्या हुआ कि आपको किसी को इसके बदले कोई कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड कुछ नहीं देना, अपना खुद का पैसा है बिजनेस में लगा दिया। तो एक आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि बिजनेस अप एंड डाउन आते हैं जब बिजनेस में, तो सेफ्टी है। और आप अपनी डिविडेंड पॉलिसी को भी जो है वो स्टेबल बना सकते हो, कि आपको जितना आप एक मिनिमम एवरेज डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर रहे हो, उतना डिविडेंड आप हर साल डिक्लेयर करते रहो। और जो ये प्रॉफिट आपके जो आप रख रहे हो अपने रिटेन करके, इससे एक रंग का रिजर्व क्रिएट होता रहेगा। तो किसी साल अगर प्रॉफिट कम भी हुआ, तो ये जो प्रॉफिट आप हर बार बचा के बिजनेस में लगा रहे हो, इससे एक रिजर्व बन रहा है, उसको आप कभी कभार जब डिविडेंड आपका जो है वो कम डिक्लेयर हो पा रहा है बिकॉज प्रॉफिट कम है, तो पिछले रिजर्व में से आप डिविडेंड बांट सकते हो। इससे कंपनी जो है वो अपना एक्सपेंशन जो है वो इजीली कर सकती है, मतलब इजीली अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है। और इससे क्या होगा, शेयर्स की वैल्यू में इंक्रीज होगा। अब शेयर की वैल्यू में इंक्रीज कैसे होगा, वैसे तो डिविडेंड कम डिक्लेयर हो रहा है, बट कंपनी के जो जनरल रिजर्व हैं प्रॉफिट को ना बांटने से, वो इंक्रीज होते हैं। तो उसकी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है, और इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि भाई आपको बाहर कहीं से कैपिटल अरेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद के ही पैसे को आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जिससे आपके बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस में इसमें सबसे पहली बात आ सकती है डेंजर ऑफ मोनोपोली। अब पहली बात तो क्या है कि मोनोपोली है क्या, हमने मोनोपोली तो सुना ही नहीं है वर्ड। मोनोपोली वर्ड को हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मोनोपोली का बेसिक लैंग्वेज में अगर आप मीनिंग जानना चाहें, तो इसका मतलब होता है कि जब कोई पर्सन या उसका जो बिजनेस है वो इतना ह्यूज हो जाता है मार्केट में, कि उसके सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट से अगर बाहर हो जाएं, एका मतलब वन, कि वो वन सेलर रह जाता है मार्केट में, तो वो बायर्स को अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स बेच सकता है। दैट इज मोनोपोली। कि जब किसी चीज़ का एक ही सेलर हो, उसके पास ही इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, तो वहाँ मोनोपोली है। अब इस केस में कैसे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, कि जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही ऑनर्स में, उसकी बजाय वो उसको बिजनेस में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करे जा रही है, तो बिजनेस के जो रिजर्व्स हैं, बिजनेस का जो बेस है, वो जो है वो क्या हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। बिजनेस में बहुत सारा पैसा आ जाता है इन्वेस्ट होने के लिए, तो बिजनेस का साइज अपने आप ग्रो होने लगता है, वो बिजनेस बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेगा। तो उससे क्या होगा, जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं वो compete नहीं कर पाते उससे, क्योंकि वो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो अपने आप ही अपना बिजनेस छोड़ देते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं, जिससे वो पर्सन की, उस बिजनेसमैन की जो है वो मोनोपोली क्रिएट होती है। अगर वैसे रियल लाइफ में देखें, तो बहुत कम ऐसे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जहाँ जिनकी मोनोपोली हो। हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए मार्केट में,
ताकि कंज्यूमर को गुड्स जो हैं वो रीजनेबल और सही प्राइस पर अच्छी क्वालिटी की मिले। क्योंकि एक सेलर अगर कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, लूटने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा सेलर सही रेट पे प्रोवाइड करेगा। मतलब जो ये आपस में कंपटीशन करते हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर को फ़ायदा मिलता है। फिर भी अगर रियल लाइफ में मोनोपोली की बात करें, तो मोनोपोली फ़िलहाल हम कहाँ कह सकते हैं? इंडियन रेलवेज़ में। जो रेलगाड़ी होती है, प्रॉपर रेलगाड़ी, वो किसी प्राइवेट कंपनी की रेलगाड़ी हमने नहीं देखी कभी। सिर्फ हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है कि वो रेल्स को जो है वो रन कर सकती है। गवर्नमेंट की हम टिकट बुक कराते हैं रेलवेज़ की। अब बसेस में तो देखो प्राइवेट सर्विसेज अवेलेबल हैं कि प्राइवेट कंपनियां अपनी बसेस चला सकती हैं, बट रेलवेज़ के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ सिर्फ इंडियन रेलवेज़ के पास, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके पास राइट है। तो ये मोनोपोली का एक एग्जाम्पल हो गया रियल लाइफ का हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, कि कई बार आपके बिजनेस में ओवर कैपिटल हो जाती है क्योंकि आप दे नहीं रहे हो अपने ओनर्स को डिविडेंड के रूप में, तो कैपिटल आपके बिजनेस में जो है वो ओवर हो जाती है, आइडल पड़ी रहती है वो कैपिटल पूरी तरह से यूज नहीं हो पाती। तो ये बिजनेस के लिए एक सही सिचुएशन नहीं है। और आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी जो है वो लॉस की सिचुएशन आती है, बिकॉज उनको उनके हिस्से का डिविडेंड नहीं मिल पाता। आप उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हो उस प्रॉफिट को, बजाय कि अपने शेयर होल्डर्स को देने के हम उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इससे जो है शेयर होल्डर्स को लॉस की सिचुएशन भी होती है। तो ये तो था रिटेन प्रॉफिट का टॉपिक। अब उसके बाद हम दूसरी ओर बात करें कि और कैसे हम फंड्स अरेंज करें। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कि हम बाहर से किसी इंस्टीट्यूशन से या जनरल पब्लिक से भी फाइनेंसेस अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, मतलब हमारे पास बहुत सारे होते हैं। कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो पर्टिकुलरली हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी फंड्स प्रोवाइड करता है। कुछ एग्रीकल्चर के लिए, कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं के पैरेलल में एक ऑप्शन और भी होता है हमारे पास कि अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना लेना चाहें, बिकॉज उनके लिए हमें प्रॉपर पेपर वर्क भी चाहिए, तो हम कह सकते हैं उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में हम कहते हैं कि डायरेक्ट पब्लिक से हम पैसा जो है वो रेज कर सकते हैं, लोन के रूप में आप उनसे पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये सबसे पहली बात इजी मेथड है, इसके लिए कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी करनी, कोई फाइल वर्क, पेपर वर्क नहीं चाहिए। दूसरा, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है, तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलता है, चीप सोर्स है। तीसरा, आपका कंट्रोल नहीं लूज होता। नए इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर लाओगे तो वो कंट्रोल उनके हैंड्स में जाएगा। यहाँ कंट्रोल आप ही के हाथों में रहता है, क्योंकि एक लोन की तरह हमने इनसे पैसा अरेंज किया होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई सिक्योरिटी की भी प्लेज करने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि ये लोन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं। उस टाइम के बाद हम इन्हें लोन्स को जो है वो रीपे कर देते हैं। तो ये इनके कुछ एडवांटेज हैं, बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आपको नीड हो उस टाइम पे ये लोन्स आपको जो है वो अवेलेबल हो ही जाएंगे। कई बार ऐसा ट्रेंड होता है मार्केट का कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई चल रहा होता है, कि आपको लोन तो मिलेगा लेकिन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। तो वो ट्रेंड्स होते हैं कैपिटल मार्केट के, कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो वो कई बार आपको जो है वो कॉस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन उठाना पड़ता है, जब ऐसा कोई सिचुएशन है कि जब लोन्स इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ बार ऐसा भी टाइम होता है कि जो आपके लेंडर्स होते हैं जिन्होंने लोन प्रोवाइड करना है, वो आपसे ये डिमांड करते हैं कि आप अपनी कोई सिक्योरिटी के रूप में एसेट प्लेज करो, और अगर आपने बाय चांस लोन को रीपे नहीं किया तो वो आपकी एसेट ऑक्शन में चली जाती है, मतलब वो उनकी हो जाती है, तो उन पर उनके राइट्स हो जाते हैं। तो इससे कंपनी की जो है वो गुडविल जो है वो अफेक्ट होती है, उसकी इमेज अफेक्ट होती है, बिकॉज ये एक फिक्स बर्डन क्रिएट कर देते हैं
कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होगा और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एवरी ईयर वो भी देना है। तो कंपनी की अगर लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो ही कंपनी इस सोर्स को अपना सकती है, अदरवाइज नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।